ये हैं डकैत ददुआ के गुरु और बिहार के बागी बनने की न्यूज़ जो है इन्होंने रखी थी। आपने ये क्वेश्चन किया कि ददुआ कैसे डकैत बना और आप कैसे गुरु बने। ददुआ बहुत ही साधारण कृषक परिवार का आदमी था। ददुआ का उस समय शौक था भेड़ पालने का। अच्छा। ददुआ ने भाई साहब एक दो नहीं 1 दर्जन भेड़ पाल रखी। ददुआ सीताराम वगैरह मेरे पास अक्सर रहने लगे तो मैंने उनको बंदूक चलाना भी सिखाया। ददुआ निरक्षर था। एक बार मास्टर ने ददुआ को एक छड़ी मार दिया तो मास्टर को ददुआ ने इतनी चूतर पकड़े हुए अपना नाचते हुए इतना गाली दिया को याद करने में आज मेरे आंसू छला गए, गला रुक गया। मेरे दोनों हाथ थे वो। ददुआ मेरा सीताराम मेरा दाहिना हाथ था तो ददुआ मेरा बायां हाथ था। मैं उनके क्रियाकलापों को और उनके एहसानों को जिंदगी में भूल नहीं सकता। रुक जाइए भाई थोड़ा 1 मिनट मुझको जरा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में। आज हम बुंदेलखंड के बिहार के बागी डकैत ददुआ की पूरी कहानी आप लोगों को सुनाएंगे और दिखाएंगे कि वो दौर कैसा था और कब से उन्होंने बागी बनने की शुरुआत की और कब से कब तक रहे। तो बहुत सारी उनके बारे में जो है रोचक जानकारियां हैं उनसे संबंधित। तो अभी सारी बातें जो है हम परत बाई परत आपके सामने रखते जाएंगे और आप लोगों को जो है अवलोकन करवाएंगे, सुनवाएंगे। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं डकैत ददुआ के गुरु। बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों आप लोगों ने। उनके गुरु हैं जिन्होंने उस बिहार के बागी बनने की नींव रखी थी। तो जाहिर सी बात है, लाजमी है कि गुरु अगर हैं तो वो तो बता सकते हैं शुरू से लेकर और अंत तक की कहानी। तो अभी हम उन्हीं से जानेंगे पूरी बात और पूरी दास्तां, पूरी कहानी उस समय की। तो अभी मैं खुद परिचय नहीं बताऊंगा दोस्तों, उनकी जुबानी खुद आप लोगों को सुनाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों में। तो अभी हम उनसे मिलाने का काम करते हैं। दादा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल दर्शक न्यूज़ 24 में। धन्यवाद। इससे पहले कि हम शुरुआत करें दादा, जो है परिचर्चा अपनी शुरू करें, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बता दें। बेशक। मैं जनार्दन सिंह पटेल, सनाब स्वर्गीय श्री जगदीश सिंह, निवासी ग्राम जमहली, ग्राम पंचायत देवकली। यह जमहली मेरे ही नाम से जनार्दन सिंह का पूर्वा नाम से जाना जाता है। जमहली गांव वीरान हो चुका है। बड़ा सा गांव था लेकिन अब जमहली कई पूर्वा में 5-6 पूर्वा में बट चुका है। तो यह पूर्वा हमारे परिवार से ही संबंधित हैं। एक आध लोग और कुछ अदरवाइज हैं। अच्छा। बशर्ते ये हमारे परिवार के लोगों का ही पूर्वा है और मेरे ही नाम से जनार्दन सिंह का पूर्वा नाम से जाना जाता है। ये जिन शख्स को आप हमारे सामने जो है देख रहे हैं बैठे हुए और आप जो है तस्वीरों में देख रहे हैं, आप देख लीजिए दोस्तों, ये हैं डकैत ददुआ के गुरु और बिहार के बागी बनने की न्यूज़ जो है इन्होंने रखी थी और इन्हीं से जो है शुरुआत होती है। यही शुरुआत करते हैं और फिर सारा मंजर यानी कि मरने से मिटने तक का मंजर इन्होंने जो है देखा है। तो अभी हम अपनी परिचर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों, देर न करते हुए, और सीधा जो है उस मुद्दे पर जो है लेकर चलते हैं जिस मुद्दे के लिए हम आज यहाँ पर आए थे। तो दादाजी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बिहार का बागी बनने का सफ़र जी कैसा रहा या इसकी शुरुआत कैसे हुई। बेशक आपने अगर यह क्वेश्चन किया कि ये बागी बनने की शुरुआत कैसे हुई, तो वैसे तो तमाम सारे लोग चैनल वाले आए जिन्होंने कि हमसे संपर्क स्थापित किया। सही बात तो यह है कि पहले वो मिलते थे ददुआ के बेटे से, ददुआ के भाई से। ददुआ का बेटा विधायक रह चुका है जिसका नाम वीर सिंह है और ददुआ का भाई सांसद
रह चुका मिर्ज़ापुर से, हम्म, तो उसका नाम बाल कुमार है। साथ ही बाल कुमार का एक बेटा और मौजूदा विधायक है प्रतापगढ़ पट्टी से। अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब कि सर्वप्रथम यही बता दूं कि ददुआ के नाम का फ़ायदा और ददुआ के शोहरत का फ़ायदा उसके परिवारी जनों को अच्छा मिला, जो कि विधायक और सांसद हुए। आज लेकर के गांव से और देश की राजधानी तक उनका नाम सदस्यता में दर्ज हुआ और शोहरत बनी। तो लोग पहले तो उनके बेटे भाई के पास जाते हैं, कोई भी चैनल वाले आए, लेकिन जब उनके पास जाते हैं तो उन लोगों का कहना यही है कि भाई हम क्या बताएं, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। बिल्कुल। जिस समय हमारे भैया और हमारे क्या नाम से बड़े भैया जनार्दन सिंह जी बागी रहा करते थे, तो हम लोग भी पुलिस प्रशासन के भय से इधर उधर मारे फिरा करते थे। कहीं कहीं छिपे हैं, कहीं कहीं छिपे हैं, कहीं किसी रिश्तेदारी में बने हैं, कहीं किसी ज़िले में कहीं बने हैं, कहीं किसी के यहाँ शरण पाए हैं। तो हम तो उनके बारे में बता ही नहीं सकते। तो वो यही कह दिया करते हैं, कोई भी चैनल वाले आए उनके पास कि भाई आप भैया श्री जनार्दन सिंह के पास जाइए और फलापुरवा जाना जाता है, वहाँ पहुँच जाइए, उन्हीं से आपको सारी जानकारी मिलेगी। हम तो कुछ नहीं बता सकते। तो दादा सीधे से लोग पता करते हुए हमारे पास आ जाते हैं। हमारे पास आए तो भाई हमारे पास तो ये है कि जो भी है रूखा सूखा सबका स्वागत है, चाहे वो 1 हो चाहे 10 हो। आए गए तो हम अपना व्यवहारिकता के मामले में अपना एक छोटा मोटा अपना स्टेटस बना रखा है कि जो भी अपने दरवाजे आया है उसका स्वागत है। हाँ। आया हुआ अतिथि अपने दरवाजे पर देवो भव, अतिथि तो हमें उसका दिल से सत्कार रहता है। और हमसे अगर वो कोई बात पूछते हैं, कुछ करते हैं, तो सत्यता बताने में किस बात की देर, और सत्य कब तक छिपेगा, तो फिर हम सारी बात बता भी देते हैं। और वो इसी को सब लोगों में अपना चर्चा के दौरान यूट्यूब वगैरह मोबाइल टीवी में सब देते रहते हैं। तो सभी में तो हमको भी ये होता है कि चलो यार, लोग कुछ दिन अपना इतिहास बनाया, इसके बाद चले गए भूल गए, लेकिन हमको ये थोड़ा सा खुशी रहती है कि लोग हमारे पास आते हैं और जब तक हम कायम हैं तब तक तो जानते हैं, लेकिन ये जो रिकॉर्ड में बात आ जाती है तो ये जाने कब तक चलती रहेगी। तो हमको भी इस बात की खुशी रहती है कि यार हमारा भी नाम चल रहा है और हमारे चेले का नाम ददुआ सीताराम और गैंग के भी जो सदस्य हैं उनका भी नाम चल रहा है कम से कम। तो हमको इस बात की तो जाने कब तक याद रहेंगे, सदियों तक चलता रहेगा। तो इस बात की खुशी के लिए हम भी जो होता है थोड़ा सा समय दे करके अपना लोगों को बता देते हैं, तो अपना इसका एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। तो दादा जो मेरा सवाल आपसे है वो ये है कि एक साधारण से गांव में और एक साधारण से परिवार से होने के बाद ऐसी कौन सी विषम परिस्थितियां आपके सामने और आपके गैंग के जो सदस्य थे ददुआ सीताराम या जो भी थे उनके सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां आती है कि आप लोगों को परिवार से दूर आपको ले जाकर बीहड़ तक पहुंचाती है और डकैत जैसे जो है गंभीर शब्द से संबोधित करवाती? तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी थी? चलिए ठीक है, धन्यवाद है आपके क्वेश्चन का। ऐसी बात नहीं है, लेकिन सही बात तो ये है कि डकैत अमूमन लोग डकैत नाम से संबोधित करते हैं, और जब डकैत नाम आ जाता है तो सही बात तो ये है कि मुझे थोड़ा सा ये नागवार लगता है। हम लोग अपने आप को डकैत नहीं मानते, लोग कहते ज़रूर हैं कि बीहड़ में गए तो ये डकैत हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग इस लाइन में अगर पहुँचे हैं तो परिस्थिति जन्य थे। हम लोगों के साथ बहुत बड़े अन्याय हुए थे, बहुत बड़े असहनीय कांड हुए थे, दुर्घटनाएं हुई थी। तो उस बात को लेकर के हमको बीहड़ में जाना पड़ा, और उस बात के लिए अब चाहे हम डकैत नाम से भी भूषित किए जाएं, चाहे सामाजिक नाम से किए जाएं, चाहे परिस्थितिजन्य नाम से किए जाएं, चाहे एक मानव नाम से किए जाएं, वो तो लोगों की अपनी अपनी सोच है। उस समय जिस समय आप लोगों को परेशान किया जा रहा था, आप लोगों पर जुल्म हुए, अत्याचार हुए, तो क्या कभी प्रशासन का सहारा नहीं लिया? ठीक है, धन्यवाद है। असल में ऐसा है, सही बात तो है कि अपने पास अगर ताकत है, अपने पास पैसा है, किसी प्रकार का संबल है, तो दुनिया साथ देने के तैयार है। अन्यथा भैया अगर अपने पास
स्वयं की ताकत नहीं है, स्वयं की सोच नहीं है, स्वयं का पैसा नहीं है, तो आपका ना कोई शासन है, ना आपका प्रशासन है, ना समाज है, ना रिश्ता है, ना कुनबा है, कोई नहीं है। अच्छा, तो दादाजी ये बात सत्य है कि गुरु आप थे, उस लीडर के शुरुआत आपने की थी? चलिए आपने जो ये क्वेश्चन किया तो उसकी बात अब मैं शुरुआत करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। धन्यवाद है इसके लिए। भाई जी ऐसा है कि आपने ये क्वेश्चन किया कि ददुआ कैसे डकैत बना और आप कैसे गुरु बने और कब से कब तक क्या कैसा दौर चला, कैसा समाज में, कैसा राजनीति में, कैसा देश में, कैसा प्रदेश में आप लोगों का परचम फैला, आप लोग जाने पहचाने गए। तो इसकी बात मैं चलिए बताता हूँ, शुरुआत करता हूँ। चलिए आपको थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में बताया जाएगा। हाँ भाई साहब, ऐसा है कि हम लोग अपने परिवार से, जैसे हम हुए जमहली में, तो हमारे गांव जमहली का और ददुआ के गांव देवकली का, देवकली ही ग्राम पंचायत है हमारी, देवकली से ही हमारा गांव संबंध है, मजरा है। तो समथिंग में आप सामने देख रहे हैं कि देवकली गांव ही दिख रहा है, तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूर पर है। हम दोनों के, ददुआ के और हमारे, ये खेत बाड़ी जो है सब आजू बाजू मिले हुए हैं। तो ददुआ के और हमारे आज से नहीं, हमारे पूर्वजों के ज़माने से, आजा बाबा के ज़माने से, हमको अपने आजा बाबा तक की बात तो याद ही है, 3 पीढ़ी तक की, कि ये सब खेत आजू बाजू मिले हुए थे। तो हमारे पूर्वजों के भी इनसे अच्छे ताल्लुकात रहे और वही ताल्लुकात बाद व्यवहार चलता आया तो हमारे ज़माने तक चला। हकीकत ये है भाई साहब कि ददुआ भी अपने घर परिवार से संपन्न, अच्छी खासी खेती बाड़ी, समथिंग आज भी मेरा अंदाज़ा है कि ददुआ के 2 भाई हैं ददुआ रहे। तो इनके पिता का नाम श्री स्वर्गीय प्यारे लाल जी था। तो ये 80 बीघा के लगभग काश्तकार रहे होंगे, अच्छी खासी खेती थी उस समय। आज भी हो सकता है कि कुछ इजाफा हो गया हो, बस अत्ते कम नहीं हुई, खेती बाड़ी बिकी नहीं है। और साथ ही हमारे बारे में अगर पूछे तो हम भी उस समय, हमारे आजा इस क्षेत्र के आजू बाजू के 10 गांव के मुखिया माने जाते थे जमींदारी टाइम में। तो समथिंग 250 बीघे लगभग ज़मीन रही। अब आज परिवार में बांटे 10-10, 15-15 ही बीघा आ गई होगी, क्योंकि परिवार लंबा हो गया। हमारे पिताजी 3 भाई थे, हमारे बाबा 2 भाई थे, आजा भी हमारे 2 भाई थे। इस तरह से परिवार बढ़ गया, तो अब तो सब सीमित मामला हो गया। तो बसरते उस समय लगभग समथिंग 250 बीघे के काश्तकार थे। इन गाँव में आजू बाजू आसपास के गाँव में हमारे आजा बाबा वगैरह, पिताजी वगैरह का बोलबाला चला करता था, नाम लोग जानते थे। कोई भी पंचायत हो, कोई भी बात आ जाए तो लोग सलाह बात किया करते थे, आते थे और अपनी समस्या लाते थे। तो हमारे बाबा, पिताजी, आजा वगैरह, उस ज़माने में हम छोटे थे, बचपन हमारा सुना करते थे, तो लोग सबको संतुष्ट करके अपने यहाँ से विदा कर देते थे कि चाहिए भाई, लड़िए झगड़िए नहीं, और कोई समस्या हो तो बताना। सबका स्वागत करते थे, सबको खिलाते पिलाते थे, सबको प्रेम से अपना बहला फुसला करके उनकी समस्या हल करके वापस कर देते थे। तो सही बात तो ये है भाई जी कि जिस समय से हम लोगों की, अब आ जाइए अपने मुद्दे पर कि शुरुआत हमारी क्यों हुई, डकैत नाम की पदवी हमको क्यों दी गई। तो ये नागवार पदवी है यद्यपि, बशर्ते अब लोगों की ज़बान किसकी पकड़ेंगे भाई। वो सीधी सी बात पे डकैत, ददुआ डकैत, जनार्दन डकैत ये बोल देते हैं, तो चलिए ठीक है, बोल देते हैं, अच्छी बात है। अब क्या कहा जाए, हम लोग बिहार में रहें तो हमको भाई असामाजिक कहेंगे, डकैत कहेंगे, तो कहेंगे, उसके लिए किसी की ज़बान नहीं पकड़ी जा सकती। तो भाई साहब ऐसा है कि जिस समय से हम लोगों की शुरुआत होती है, उस समय मैं इंटरमीडिएट में, इंटर कॉलेज मऊ, कौशाम्बी इंटर कॉलेज मऊ में मैं वहाँ का विद्यार्थी था। मैं इंटर कॉलेज, हाँ, मैं वहाँ पर पढ़ रहा था इंटरमीडिएट में। उसी समय 5 दिसंबर 70 को हमारे बाबा श्री गौरी शंकर सिंह, हमारे पिता श्री जगदीश सिंह, हमारे चाचा श्री राम बालक सिंह की 3 की हत्या एक साथ कर दी गई। 5 दिसंबर 70 को, 1970 को। हाँ, 5 दिसंबर 1970 को आपके पिताजी और बाबा जी की हत्या कर दी। हाँ, चाचा की 3 की हत्याएं एक साथ हुई, ये करबी के पास
तो अब ये मान करके चलिए कि वहाँ से अब हमारी पढ़ाई लिखाई सब अस्त व्यस्त हो गई, हमको छोड़ करके आना पड़ा है। उस समय हमारे पिताजी 3 भाई थे, तो एक चाचा हमारे श्री इन नारायण सिंह ही केवल बच गए थे, यद्यप साथ में वो भी थे, लेकिन इनके प्रकार वो भग कर निकल गए। तो अच्छा हुआ कि वो कम से कम बच गए, हम लोगों को संरक्षण देने के लिए, रास्ता देने के लिए, हम लोगों की परवरिश के लिए कि वो बच गए, तो अच्छा ही हुआ, मालिक की देन थी। लेकिन 3 आदमियों को वहीं पर करबी जाने के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कालूपुर के पास, वहीं पर 3 आदमियों की एक साथ हत्या कर दी गई। वहीं से हमारी ज़िंदगी भाई साहब बदलती है और वहीं से हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है और वहीं से फिर हमारे अंदर एक जुनून पैदा होता है। अब चूँकि इंटरमीडिएट में हम पढ़ रहे थे, समथिंग 19-20 साल के लगभग हमारी एज रही होगी, तो युवावस्था थी, जुनून था ही, जोश था ही, और साथ ही सबसे बड़ी बात ये थी कि अरे हमारे पूर्वजों का, हमारे बाबा, आजा, चाचा, पिता का इतना बड़ा नाम था, वो था, हम लोग कैसे जी पाएंगे, हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो गया। कल को यही कहेंगे लोग कि अरे यार बने शेर सासुरी घूम रहे हैं और बाबा, पिता, चाचा का मर्डर कर दिया फला ने और बदला न ले पाए। भाई एक समाज में उस समय ये बहुत बड़ा, आज भी अगर देखा जाए तो वही बात आज भी चल रही है, आज भी वही चल रही है। हम तो ये बात तो शासन प्रशासन तक मानते हैं, देश स्तर तक मानते हैं। भाई एक देश ने किसी प्रकार का हमारे देश पे अटैक कर दिया, कुछ अतिक्रमण कर लिया, तो हमारे देश के जवान उस पर हावी हो जाते हैं और नष्ट नाबूद जवाबी देते हैं। इसी तरह प्रांतीय स्तर पर पुलिस में भी अगर कहीं पुलिस का एक जवान मारा गया, इंजर्ड हो गया, कुछ हो गया, तो खुन्नस मान करके फिर उस गैंग का, उस समाज का, जहाँ पे जो कुछ होगा तबाही कर देते हैं। तो यही बात एक छोटे स्तर पर समाज पे भी आ जाती है कि हम लोग आखिर कैसे जी पाएंगे, हमारे साथ ऐसा दुराचार हो गया। तो एक जुनून पैदा हुआ। उस जुनून के अंदर अब हमें ये था कि भाई हमारे चाचा तो अवस्था में ठीक है, उस समय यंग थे, लेकिन अकेले वो क्या करते। लेकिन चाचा की हमारी ये सूझ थी कि नहीं, हमको कोई कुछ नहीं करना, अदला बदला नहीं लेना, न लड़ना है, न भिड़ना है, हमको किसी तरह से अपनी घर गृहस्थी मेंटेन किए रखना है। हमारा इतना लंबा परिवार है, मैं अकेला बचा हूँ, कैसे क्या होगा। लेकिन चाचा की बातों को हमने कभी स्वीकारा नहीं, हमेशा उनकी बातों को यही दरकिनार किया है कि और जो कुछ कहते हो सब कुछ सही है, लेकिन ये नहीं कि हम बदला ना लेंगे। तो हम इस बात को हमें नागवार है और आपको जो भी समझ में आए घर गृहस्थी के मामले में कराइए, लेकिन हमारी बात पर आप हस्तक्षेप मत करिए, हमको जो समझ में आएगा वो हम करेंगे। एक तरह से चाचा की हमारी आपस में इस तरह की तकरार सी बातें हो जाया करती थी, तकरार की बातें हुआ करती थी। अनबन कोई नहीं होती थी, तकरार होता था कि भाई हम कैसे जी पाएंगे, आप इस तरह की बात करते हैं कि नहीं बेटा कुछ नहीं करना, परिवार देखना है, समाज को देख करके चलना है। तो हम समाज को देख करके चलेंगे तो हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार अन्याय हुआ है, हम जी कैसे पाएंगे, समाज में हमारा कैसे नाम हमारे पूर्वजों की तरह बन पाएगा, बनना रहेगा, चलेगा। तो चाचा अपनी बात को हमारी बात को सुन करके ठीक है भैया तुमको जो समझ में आओ करो, और मैं तो क्या कहूँ, मैं जो मेरा फर्ज है मैं कह ही रहा हूँ, ठीक है। तो भाई साहब उस ज़माने में ऐसा था कि ददुआ के हमारे सब खेत बाड़ी, सीताराम के भी आजू बाजू ही यहाँ से सरहद मिली हुई थी। तो ये सब ददुआ बहुत ही साधारण कृषक परिवार का आदमी था, अच्छी खासी खेती थी। सीताराम भी अपने घर परिवार से कुशल था। सीताराम कौन थे? सीताराम भी देवकली का ही निवासी था, ददुआ का परिवार नहीं था बल्कि दूसरा परिवार था। एक दूसरे के कुछ न कुछ जातीय संबंध से कुछ न कुछ रिश्ते थे और क्या नाम से नज़दीकी थी, तो घनिष्ठता थी। तो हकीकत यह है कि इधर से मैं भी अपने जैसे घर से अपना संयम बनाया, खाया पिया और क्या नाम से तो उठाया बंदूक और खेतों की तरफ चले गए। तो ये सामने जो आपको बगीचा दिख रहा है, यहीं पर ये बगीचा के पास ददुआ और सीताराम अपने जानवर लेके आया करते थे। मुझे हाँ मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि सीताराम तो एक मिनट जरा दिखा दे, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं, वो उधर बगीचा दिख रही है ये सामने। हाँ ये वो जगह है जहाँ पर अभी दादाजी ने बताया कि यहीं पर जो है ददुआ और सीताराम मतलब कि
जैसा कि बदमाश यानी कि डकैत बनने से पहले जब उनका ग्रामीण जीवन था, जिस समय वो साधारण ज़िंदगी जी रहे थे, तो यहीं पर इनके साथ जो भैंसे चराने आते थे तो यहीं पर इनका मेल मिलाप होता था, यहीं पर ये लोग बातचीत करते थे। चलिए ठीक है, आगे जानते हैं फिर क्या हुआ। तो हकीकत ये है भाई साहब कि जो आपको बगीचा दिखाया, यहाँ पर बगीचे के पास आ जाया करते थे। हाँ। यहाँ हमारी भी और उनकी भी ज़मीनें मिली हुई हैं। हाँ। तो ददुआ जो था, तो हकीकत बात यह है कि वो बहुत ही बचपन से ही कुछ अलग मिजाज का जवान था। अच्छा अच्छा। ददुआ भैंस और गाय तो थी ही, वो घर में बंधी रहती थी, लेकिन ददुआ का उस समय शौक था भेड़ पालने का। अच्छा अच्छा अच्छा। ददुआ ने भाई साहब एक दो नहीं 1 दर्जन भेड़ पाल रखी थी। भेड़ भी पाले थे? भेड़ पाल रखी थी। अच्छा, शौक बस? हाँ, उसका शौक था। अच्छा। हाँ, कि वो भेड़ पाल रखा था। हाँ ठीक। तो और सीताराम जो है गाय भैंस है। हाँ। तो दोनों वो ददुआ अपनी भेड़ और क्या नाम से सीताराम गाय भैंस लेकर के यहीं बगीचे के पास आ जाया करते थे। हाँ। तो मैं भी इधर अपना घर से निकलूं, मुश्किल से देखते हैं कि 2 फर्लांग की दूरी का मामला है, आजू बाजू सब खुला मैदान है, सारा देख ही रहे। तो मैं भी अपना बंदूक उठाता था और वहीं पे पहुंच जाया करता था उन्हीं लोगों के पास। वहीं तो बैठे रहा करते थे, अपना तरह तरह की बातचीत दरबार हुआ करती थी। मेरी बंदूक लेकर के वो क्या नाम से उसको भी खोलने लगा करते थे, देखने लगा करते थे कि कैसे क्या है। तो एक दिन मैंने हंसी में कह डाला, हम कहा काबे ससुरा, तुम ये बंदूक खोलते देखते हो, हाथ में लेते हो, बंदूक लेने का अगर रखने का शौक रखते हो तो फिर साथ आओ। ये हटाओ, ये एड़ भेड़ गाय भैंसे चलाना ये सब कुछ छोड़ो। अगर तुम्हें यही शौक बंदूक थामने का शौक है तो फिर साथ आओ। अच्छा, आपने कहा? हाँ, हमने कहा। हकीकत बात यह है कि उन दोनों को यह बात ऐसी लगी कि जैसे हमने कोई जादू मंत्र जैसा डाल दिया। अच्छा, उसी दिन से मतलब जिस समय से आपने ऐसा ऐसा कहा तो बिल्कुल तो जादू मंत्र जैसा वो बात उनको लग गई। हाँ, असर कर गई। सही बात यह है भाई जी कि वो दूसरे दिन से ही सीताराम ने तो अपने बड़े भाई घनश्याम भाई को कहा कि मैं ये गाय भैंसे नहीं चराऊँगा, बड़े भैया आप अपनी गाय भैंस चराइए, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं चराऊँगा। उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं चराओगे? तो कहा मैं नहीं चराऊँगा, हो गया, तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो चलो गाय भैंसे सीताराम का बड़ा भाई चराने लगा, घनश्याम भाई। अब रहा ददुआ, तो ददुआ ने 2-4 दिन के अंतराल में अपनी सब भेड़ें वोड़े बेच डाली। अब ददुआ और सीताराम अक्सर मेरे पास रोजाना सुबह आ जाया करते थे। तो यहीं कहो साथ खा पी रहे हैं और क्या नाम से यहीं बने हैं मेरे पास, कहो शाम किसी दिन चले गए हैं, कहो शाम को भी मेरे पास बने हैं। उस समय भाई साहब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, अपने पास अच्छी खासी खेती बाड़ी, अच्छी खासी आमदनी, सब कुछ होता था। उस ज़माने में हमें अच्छी तरह याद है कि अपने पास कम से कम 40 की संख्या में गायें रहा करती होगी और कम से कम 20 की संख्या में 22 की संख्या में भैंसें रहा करती रही होगी। दूध घी का अच्छा अपने पास 2-2, 4-4 जन लगे रहा करते थे, 4-5 हल की खेती हुआ करती थी। तो अच्छा खासा अपना स्टेटस था। तो इन लोगों ने मेरे पास आना जाना आमद रफ्त अपनी शुरू कर दी। चलिए, हमको भी अच्छा लगा यार कि चलो मैं अकेला घूमा करता था, अकेला रहा करता था घर में। आज मालिक ने ऐसा कुछ संयोग बना दिया कि मुझको 2 ठो साथी दे दिया और ये स्वेच्छा से मेरे पास आ गए। हमको खुशी हुई। चलिए, इसके बाद हमने थोड़ी समय अंतराल में ही 4-6 दिन के 10 दिन के अंतराल में हमने कहा यार ऐसा है कि चलो बैठे रहा करते हैं, ये ठीक नहीं है, सब लोग यंग हैं तो कुछ न कुछ मेहनत किया जाया करे। तो यहीं आप जो बगीचा देख रहे हैं यहीं पर हमने शुरुआत में एक अखाड़ा खुदवाया था। अखाड़ा खुदवाने में हुआ क्या कि ददुआ और सीताराम तो थे ही, मैं था ही, और देवकली के 4-6 यादवों के लड़के और आजू बाजू गाँव के लड़के समथिंग 20 लोग इकट्ठा हो जाया करते थे कुश्ती लड़ने के लिए।
और पहलवानी करते थे। हाँ, हकीकत बात यह है कि उस समय सभी से एजेड मैं ही था, किसी से 1 साल, किसी से 2 साल, किसी हाँ, से यानी कि 3 साल, सीनियर। इस तरह से सीनियर मैं ही था। और ये अपने आप में एक कुदरती ही देन थी भाई साहब कि मैं अपने आप में शारीरिक व्यायाम करने में और कुश्ती लड़ने में और दौड़ने में भी उसमें यानी किसी से संयम। कम नहीं, अपने आप में सभी से आगे था ही। सभी लोग इस बात को स्वीकारते थे। और हमारे में ऐसे गट्स क्यों बने, तो मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि हमारे बाबा के ज़माने से, पिता के चाचा के ज़माने से, जब हमारे पिताजी चाचा वगैरह का मर्डर हुआ है तो ये लोग कुश्ती लड़ा करते थे, आज पहलवानी किया करते। तो हमारे घर परिवार में पहलवानी का शौक़ था। उसी बात को लेकर के मेरे अंदर भी शौक़ जग गया, मैं भी पहलवानी करने कराने लगा। जब हम बाहरी अखाड़ों में कहीं नहीं लड़ते, पहलवानी के दरमियान ही ये जो है पूरा गिरोह। हाँ, बस ठीक है। तो हुआ क्या कि बाहरी अखाड़ों में हम लोग नहीं लड़ा करते थे। अपने ही अखाड़े में अपने व्यायाम के लिए, अपनी चुस्ती दुरुस्ती बनाए रखने के लिए अपना शौक़ था कि हम लोग खाते पीते थे और लाड़ा लोटा करते थे। चलिए, उससे अपना स्वास्थ्य अच्छा बनता था। चलिए ठीक है, यह दौर चलता रहा। इस दौर के बाद हुआ क्या भाई साहब कि इसी दौर में ददुआ सीताराम वगैरह मेरे पास अक्सर रहने लगे, तो मैंने उनको बंदूक चलाना भी सिखाया, लेकर के कट्टा से बंदूक तक, राइफल तक चलाना। अब आप ये कहिए कि आप कहाँ से पाते रहे, तो उस ज़माने में आजू बाजू के गांव में हो सकता है कि और कतिपय एक आध लोगों के पास लाइसेंस रहे होंगे, नहीं लाइसेंस किसी के पास नहीं थे। लाइसेंस थे तो हमारे यहाँ जमहली गांव में ही 2 ठो लाइसेंस हमारे पास थे, हमारे आजा पिताजी बाबा के नाम में। हाँ, उस समय खूब अच्छी तरह में याद है कि एक जमींदारों का गाँव बसिला है, वहाँ पर लाइसेंस थे उनके पास 2-3, और बाकी इन गाँव में 10 गाँव के बीच में किसी के लाइसेंस नहीं हुआ करते थे। फिर क्या हुआ? तो हमने असलहे भसलहे भी उनको चलाना सिखाया। अब असलहे चलाने और उसके बाद ये हुआ कि भाई एक दिन ऐसी चर्चा में बात चल रही थी कि भाई अपना स्वाभिमान बनाए रखने के लिए समाज में कैसे जिया जाए। चूँकि मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था तो शिक्षित तो था ही, शिक्षित हो गया था, और आज के पढ़ाई में उस पढ़ाई में बहुत बड़ा अंतर है भाई साहब। हालांकि ददुआ निरक्षर था, ददुआ साथ में पढ़ता तो था, हम देवकली जब जाते थे प्राइमरी, लेकिन ददुआ ने अपना दस्तखत बनाना का नहीं कभी बनाया। वो बचपन से ही कुछ ऐसा उच्छृंखल टाइप रहा कि उसकी पढ़ने की रुचि में नहीं थी, पढ़ता ही नहीं था। उसके बचपन की बात बता दें अगर, तो ये होगा कि कैसा था, आप लोग हंसेंगे। एक बार मास्टर ने ददुआ को एक छड़ी मार दिया, तो मास्टर को ददुआ ने इतनी चूतर पकड़े हुए अपना नाचते हुए इतना गाली दिया, ये मुंशी जी भोसड़ी का मुझको मारा है, मुंशी जी भोसड़ी का मुझको मारा है, मैं नहीं पढ़ने आऊँगा। तो इस तरह से ददुआ की हकीकत थी। सीताराम तो बल्कि थोड़ा 5-6 तक पढ़ा लिखा था, दस्तखत करता था। खैर, तो एक दिन आपस में ऐसी चर्चा चली कि यार हम लोगों के अंदर जो एक जुनून है उसके लिए क्या किया जाए। तो सब में आपस में चर्चा हो रही थी। तो सीताराम और ददुआ ने कहा कि आखिर किस बात का जुनून, क्या आप रोज़ आए दिन यही बात कह जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो कभी कभी एकदम गुमसुम बैठे रहा करते हैं, इधर उधर हाथ करते रहते हैं, उठाते रहते हैं, और क्या सोच में रहते हैं, कुछ बातें आप करते नहीं भैया, और बस ऐसे ही कह जाते हैं कि यार चलो ठीक है, इंतज़ार है समय का, तो क्या भाई कुछ बात तो बताओगे। तो एक दिन आपस में हमारी यही चर्चा चल रही थी कि भाई देखो यार, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, और हम कैसे जी पाएंगे समाज में, और इसके लिए अभी कुछ सोचते भी हैं। तो जितने भी लोग हमारे बाबा पिता चाचा के मर्डर में रहे हैं वो जेल में हैं, कुछ सोचा भी किया भी नहीं जा सकता है, कैसे किया जाए, क्या हो साला, इसी उसमें यार यही बातें दिमाग में रहा करती थी। तो यही बातें सोचते रहते थे, सोचते हैं, और तुम्हें तो यही है कि भैया चुप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अंदर एक ये कसक बनी हुई है। तो ददुआ सीताराम ने तपाक से बोला था, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि यह सन 71 की, 72 के आसपास की बात है कि ददुआ सीताराम ने स्वयं इस बात को दोनों एक आवाज़ में कहे थे। देखिए,
उनकी बात को याद करने में आज मेरे आंसू छला गए, गला रुक गया। भावुक। मेरे दोनों हाथ थे, वो ददुआ मेरा सीताराम, सीताराम मेरा दाहिना हाथ था तो ददुआ मेरा बायां हाथ था। मैं उनके क्रियाकलापों को और उनके एहसानों को ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। रुक जाइए भाई थोड़ा, 1 मिनट मुझको ज़रा। देख सकते हैं दादाजी जो है उनकी बात बताते हुए जो है भावुक हो गए, और अभी वो जो है देख रहे हैं कि उनकी आंखों से आंसू छलक आए बताते हुए, और गला रूंध गया उनका। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त जो हमारे साथ चर्चा में हैं वो हैं ददुआ के गुरु, जिन्होंने उस जंग की शुरुआत की थी। तो अभी आपने देखा कि आज भी उनके दिल में उन लोगों के लिए उतनी जगह है जितनी कि पहले थी, और आज उन पुराने दिनों को याद करके वो जो है बहुत भावुक हो गए। और मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि बहुत कठिन दिन रहा होगा वो, कि जिस समय इनको ये पता चला होगा कि अब वो नहीं रहे। ददुआ ने और सीताराम ने दोनों साथ ये कहा था कि हंसते हुए कि हमने अब आपको अपना गुरु मान लिया, और क्या। तो हमने स्वयं अपनी सोच से उस समय ददुआ और सीताराम से ये कहा था, बेटा कि अगर दुनिया में जीना है और अपने आप का स्वाभिमान कायम रखना है, सर उठा के जीना है, तो एक सूत्र याद रखो, समाज में अगर रह रहे हो तो अत्याचार मत करो, किसी प्रकार का कोई अनर्गल काम मत करना। परंतु हमने फिर से उसमें अपना पैटर्न बदला और ये कहा कि बेटा अन्याय तो करोगे नहीं किसी के साथ, लेकिन अन्याय फिर कभी सहना भी नहीं। हमें तो ददुआ और सीताराम ने गुरु मान लिया, लेकिन ये प्रश्न है कि अब आपके गुरु कौन रहे, आपको किससे शिक्षा ये सब बातें मिली, इतनी बड़ी